तो डॉलर लगातार ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा है। आज इसने एक महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ दिया। चलो देखते हैं डॉलर क्या कर रहा है, या मुझे कहना चाहिए डॉलर का विनाशकारी बल। चलो सीधे DXY पे चलते हैं। या महत्वपूर्ण स्तर जिसका मैंने उल्लेख किया 110 है। तो अभी हम 109.82 पर हैं, लेकिन जैसा कि आप दिन भर देख सकते हैं हम 110 से ऊपर थे। तो अब चलो वापस चलते हैं और इसकी तुलना करते हैं। चलो देखते हैं कि क्या हम 3 साल का चार्ट देख सकते हैं। तो हम 3 साल के उच्चतम स्तर के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। ये लगभग 113 के आसपास था। तो हम 105 को पार कर चुके हैं। हमने 110 को पार कर लिया है। अब अगर हम 115 तक पहुंचते हैं तो हम 120 के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से 120 पर मुझे लगता है वे शायद उससे पहले ही टूटना शुरू कर दें। अब शायद ये इतना ऊंचा नहीं जाएगा। शायद ये 105 पर वापस चला जाएगा, थोड़ी सांस लेगा, थोड़ा बिकवाली करेगा। मेरा मतलब है मुझे यकीन है कि ये अधिक खरीदी गई है। और फिर हम देखते हैं कि चढ़ाई फिर से शुरू होती है 120 के करीब, या शायद उससे भी अधिक। कुछ भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा। तो क्यों? खैर, आप लोग जानते हैं मेरे वीडियो देखने से ये सब इस बारे में है कि यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव डालता है, और इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसलिए वैश्विक मौद्रिक प्रणाली, इसलिए बैंकिंग प्रणाली के भीतर तरलता। तो मुझे आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूं। हम ब्लूमबर्ग पे जाने वाले हैं, और इंडोनेशिया का बैंक रुपया की गारंटी देता है। मुझे लगता है कि यही उनकी मुद्रा है। गर्म अमेरिकी नौकरी के आंकड़ों के बाद रक्षा नौकरियों का आंकड़ा, तो ये वास्तव में गर्म नौकरी के आंकड़ों के बाद नहीं है। ये डॉलर के बाद है जो 110 की ओर बढ़ना शुरू करता है। मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं, गर्म नौकरी के आंकड़े का संबंध डॉलर में वृद्धि से था, क्योंकि दीर्घकालिक ब्याज दरें बढ़ गईं, और अल्पकालिक में मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पड़ता है। हम ब्याज दरों के अंतर को देख रहे हैं, लेकिन लंबे समय में मुझे लगता है कि डॉलर को 105 के ऊपर बनाए रखने के लिए जो मौलिक कारण हैं, वे सिर्फ इसे 105 के ऊपर बनाए रखने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसे लगातार ऊंचा ले जाने के लिए भी हैं। यह उस स्तर के करीब पहुंच रहा है जहां हमने इसे पिछले 3 वर्षों में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर देखा था, और फिर शायद उससे भी अधिक। मुझे लगता है कि यह वास्तव में तरलता की कमी, बैंकों की वैश्विक स्तर पर खेलने की इच्छा की कमी, डॉलर की तरलता की कमी के बारे में है, और अंत में सुरक्षा की ओर एक उड़ान। और भले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही हो, भले ही यह आपकी धारणा या आपका दृष्टिकोण हो, यह ठीक है। लेकिन आपको बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, विकसित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को देखना होगा, और वे बेहद खराब स्थिति में हैं। इस पर कोई बहस नहीं होने वाली है। मुझे परवाह नहीं है कि आप अमेरिका में कितने उत्साही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चीन कैसे कर रहा है, तो आप मानेंगे कि यह बहुत खराब कर रहा है। अगर मैं आपसे जर्मनी, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि के बारे में पूछूं, या इस मामले में इंडोनेशिया या भारत के बारे में, तो आप कहेंगे वे अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही हैं। कम से कम अमेरिका के बारे में आपकी राय चाहे जो भी हो। और इसलिए ये वैश्विक तरलता में भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि यूरो डॉलर बैंक जोखिम से बाहर हैं। इसका मतलब है कि वे कम डॉलर बना रहे हैं। जितने अधिक ऋण चुकाए जा रहे हैं, उतने ही कम बनाए जा रहे हैं, और फिर कुल मिलाकर इसका मतलब है कि डॉलर की आपूर्ति कम हो जाती है। इसका मतलब है कि डॉलर की कीमत या मूल्य फिएट मुद्राओं के सापेक्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आपका डॉलर नामांकित आरण अधिक बोझिल हो जाता है, और जिन चीजों की आपको जरूरत है, जैसे कि तेल, जैसे कि वस्त्र, जैसे कि गेहूं, जैसे कि नरम वस्त्र, खाद्य सामग्री, उनके लिए इनपुट लागत महत्वपूर्ण होती है ना? वे आपकी स्थानीय मुद्रा में अधिक महंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे समझते हैं क्योंकि मैं इसके बारे में हमेशा बात करता हूं। लेकिन अब चलिए देखते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जॉर्ज गैमन नहीं है जो ये कह रहे हैं रेबल कैपिटलिस्ट चैनल पर या किसी व्हाइट बोर्ड वीडियो में। आप इसे इन केंद्रीय बैंकों के कार्यों में देख सकते हैं। अगर डॉलर का 110 या उससे अधिक जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो आप केंद्रीय बैंकों को इस तरह से परेशान होते और अत्यधिक कदम उठाते नहीं देखते। मुख्य चर्चा के बिंदु, उनकी मुद्रा 0.6% तक गिर गई हरे नोट के खिलाफ। सोमवार को यह एक बड़ा कदम है। इंडोनेशिया के बैंक ने अपनी मुद्रा की साहसपूर्वक रक्षा करने का वादा किया है। फिर क्यों क्यों ये बस एक क्रॉस रेट होना चाहिए, है ना? किससे परवाह है कि डॉलर 110 पर है, 100 पर है, या 90 पर। मैं DXY के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन किसी परवाह है कि रुपया या रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है? जैसे, इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें परवाह क्यों करनी चाहिए? स्पष्ट है कि उन्हें परवाह है, और ये उस बारे में है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे।
डॉलर में निर्धारित आर्न और इनपुट लागत। और वैसे इनपुट लागत जिसका मतलब है खाना, अगर हमारे पास खाद्य सुरक्षा की कमी है तो इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा? जितनी अधिक खाद्य सुरक्षा की कमी होगी, उतनी ही अधिक सरकार और राजनीतिक असुरक्षा भी होगी, क्योंकि वहीं पर लोग वास्तव में सीमा खींचते हैं। एक बार जब वे मेज पर खाना नहीं रख सकते या उनके सिर पर एक छत, वे मशालों और कांटेदार फोर्क के साथ सड़कों पर जाते हैं। और डॉलर इसका एक बड़ा घटक है। राजनीतिज, केंद्रीय बैंक वे इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। लेख पर वापस आते हुए केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा की स्थिरता की रक्षा करता रहता है। अब वैसे ये कितनी बार काम करता है? कभी-कभी, बिल्कुल नहीं। वे कोशिश करते हैं और जापान से पूछो है ना, वे बाहर आए। ये क्या था? मुझे लगता है कि हम 150 पर थे या 160 के करीब पहुंच रहे थे और उन्होंने बाहर आकर मुद्रा की रक्षा की और ये पूरी तरह से गिरकर 150 या 140। अब हम कहाँ हैं? चलो हम जल्दी से सीएनबीसी पे चलते हैं और देखते हैं। ये जिज्ञासा के कारण है। तो हम एफएक्स पर चलते हैं। हम 107 पर हैं। लगभग बिल्कुल, अगर मेरी याद सही है। जहां उन्होंने शुरू में हस्तक्षेप किया। चलो बस ये कहते हैं, क्या ये 6 महीने पहले था? और निश्चित रूप से, अस्थायी रूप से, यह चीजों को बदलता है। लेकिन फिर बाजार की शक्तियां नियंत्रण में आ जाती हैं और मुद्रा ठीक उसी जगह चली जाती है, जहां यह हस्तक्षेप के बिना जाती। दिन के अंत में ये मायने नहीं रखता। आप इसे 15 अलग-अलग तरीकों से कह सकते हैं और जो भी अल्पकालिक में हो सकता है, वह बस शोर है। दिन के अंत में बाजार किसी भी केंद्रीय बैंक, जिसमें फेडरल रिजर्व भी शामिल है, को पूरी तरह से हरा सकता है। चलो उस लेख पर वापस चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उस खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, जो जुलाई में पहुंच गया था। मुझे यकीन है कि इसका कुछ असर उन पर पड़ा होगा। यही कारण है कि जब यह दोबारा इस स्तर पर पहुंच गया है, तो वे घबरा गए हैं। तो वे कह रहे हैं कि अमेरिका में बम्पर वृद्धि। गैर कृषि पैरोल, ठीक है, वास्तव में नहीं। हम कर्व के साथ ब्याज दरों पर नजर डाल रहे हैं। यह अल्पकालिक ब्याज दर के अंतर को दर्शा रहा है। यही है जो उभरते बाजार की मुद्राओं को प्रभावित कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ उभरते बाजार की मुद्राएं नहीं है। और चलो ईमानदार रहें, ये यूरो को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। ये सब कुछ को प्रभावित कर रहा है। यहाँ एक उदाहरण है। हम विदेशी मुद्रा की आपूर्ति और मांग के संतुलन को सुनिश्चित करने और बाजार में विश्वास बनाए रखने के लिए बाजार में हैं। इसमें तुम्हें शुभकामनाएं मेरे दोस्त। ये एक केंद्रीय बैंकर की तरह लगता है। केंद्रीय बैंक अपनी नीति दर की घोषणा करने वाला है। इंडोनेशियाई केंद्रीय बैंक के लिए इस समय सबसे बुरा यही होगा कि अगर वे बाहर आए, माफ कीजिएगा, और इसे सट्टेबाजों पर दोष देना शुरू कर दें। जब वे चीजों का दोष सट्टेबाजों पर डालना शुरू करते हैं, तो आप जानते हैं वे खत्म हो गए। जैसे वे खत्म हो गए। आप इन चीजों को बहुत आसानी से समय पर कर सकते हैं। जैसे ही आप ये शब्द सुनते हैं, आप जानते हैं कि वे खत्म हो गए हैं। ये सिर्फ समय की बात है। आइए इसे इस साल पर वापस लाते हैं। डॉलर ने साल की मजबूत शुरुआत की है, क्योंकि व्यापारी संघीय रिजर्व की दर, कटौती की गति का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और संभावित प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। टैरिफ के बारे में देखो, डॉलर के क्रॉस रेट में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। मेरा मतलब है यहाँ सच में लाखों चर हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि टैरिफ के लिए अपेक्षाएं लंबे समय तक उच्च रहने वाली हैं और लंबी अवधि की दरें बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि ये सभी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्पकालिक शोर, असली संकेत वास्तव में डॉलर की तरलता की कमी, जोखिम से बचना और वैश्विक संकुचन, वैश्विक आर्थिक संकुचन है। ठीक है? तो अब चलिए अगले पर चलते हैं। यहाँ मुख्य धारा का दृष्टिकोण है और इसके लिए मुझे याहू पर जाना पसंद है, क्योंकि वे मुख्य धारा के खुदरा निवेशकों को ही ध्यान में रखते हैं। चलो देखते हैं कि वे इस डॉलर की चाल के बारे में क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं कि अमेरिका डॉलर नए साल में तेजी से बढ़ा है। इसकी तेज वृद्धि बड़े बैंक खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉरपोरेट कमाई को परख सकती है। तो जाहिर है यह एक अधिक अमेरिकी केंद्रित दृष्टिकोण है। यह एक केंद्रीय प्रकार का दृष्टिकोण है, जो कि फिर से मुझे लगता है कि वे यहां गलत हैं, क्योंकि भले ही आप इसे देख रहे हो एक अमेरिकी के रूप में, यह अमेरिका पर कैसे प्रभाव डालता है। आपको वैश्विक डॉलर की तरलता से शुरुआत करनी होगी। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ओह! ये अमेरिकी निर्माताओं के लिए क्या करेगा? क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है जिससे वे कम प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। मेरा मतलब है हाँ, ये इसका एक हिस्सा है, लेकिन आप वहाँ पेड़ के लिए जंगल को मिस कर रहे हैं मेरे दोस्त। इस पर वापस आते हुए ये प्रति शेयर आय में वृद्धि का फैलाव है। ठीक है, तो वे इसे इस तरह देख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मजबूत डॉलर संभवतः एक आवर्ती घटना कमाई के मौसम में। यहाँ मुख्य बात यह है कि उच्च डॉलर कॉर्पोरेट लाभ पर दबाव डालेगा, क्योंकि यह उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर कम आकर्षक और बना देता है, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक महंगे हो जाते हैं। लेख पर वापस आते हैं। अमेरिकी सरकार की ताकत उसे आगे बढ़ाएगी। डॉलर
विदेशी व्यवसाय वाली कंपनियों को प्रभावित करेगा, कमाई की वृद्धि धीमी होगी। यह आम तौर पर रिपोर्टिंग सीजन के दौरान सूचकांकों में प्रदर्शन के परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये आदमी विल्सन वह इसके बारे में बात कर रहा है, आप जानते हैं। और फिर से मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी कहानी है। मुझे लगता है कि यह एक उप घटक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें वास्तव में इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहां तक कि अगर आप एक अमेरिकी निवेशक हैं, क्योंकि वैश्विक तरलता कॉरपोरेट आय के साथ जो भी होता है उसे बहुत छोटा कर देती है। क्योंकि मुझ पर विश्वास करें, आप उस वैश्विक डॉलर तरलता के नल को बंद कर दें और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कॉर्पोरेट आय गिरने वाली है, भले ही डॉलर गिर रहा हो। उनके सामान और सेवाओं को उनके अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक आकर्षक बनाना, जो लोग उन मुद्राओं में चीजें बेच रहे हैं, जहां उनके खर्चों की गणना की जाती है, और ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना आदि जैसी चीजें। ठीक है, तो सितंबर के निचले स्तर को छूने के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर के मूल्य को मापता है, और हाँ, डॉलर, क्या उन्होंने यूरो को भी शामिल नहीं किया? आओ याहू, इसे देखो, क्या मैं इसे सही पढ़ रहा हूं? सितंबर के निचले स्तर को छूने के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर के मूल्य को 6 विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी के सापेक्ष मापता है। ओह! ठीक है। हाँ, खेद है, मैंने यूरो को नहीं देखा क्योंकि इसे बड़े अक्षरों में नहीं लिखा था, इसलिए नज़र बस इसके ऊपर से गुज़र गई। ये लगभग 33% यूरो है। इसलिए मैं ये कह रहा था। तो अंत में डॉलर इन सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रहा है, और ट्रंप की प्रस्तावित नीतियाँ। मेरे विचार में ये एक और प्रकार की आर्थिक भ्रांति है। वे सोचते हैं कि उच्च टैरिफ एक मजबूत डॉलर की ओर ले जाएँगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि वे सोचते हैं कि उच्च टैरिफ व्यापार घाटे को कम कर देंगे, और इसलिए अगर व्यापार घाटा कम होता है तो अमेरिका से कम डॉलर बाहर जाएंगे, और फिर अमेरिका के बाहर डॉलर की आपूर्ति कम होगी, और इसका बैंकिंग प्रणाली पर क्या मतलब है? डॉलर की तरलता कम होगी। ये मुझे नहीं लगता वास्तव में कोई महत्व रखता है। क्यों? मेरा मतलब है बस व्यापार घाटों को देखो और फिर देखो कि क्या आप डॉलर के साथ कोई संबंध पा सकते हो। ये सब 80 के दशक तक जाता है। 80 के दशक में इस विचार था कि जुड़वां घाटे, मुझे यकीन है कि आपने यह कई बार सुना होगा, और ये बजट घाटा होगा, और व्यापार घाटा वास्तव में डॉलर के मूल्य को अन्य मुद्राओं के मुकाबले प्रभावित करता है। ये 80 के दशक की बात है जब हमारे पास इतनी जानकारी नहीं थी। अब हमारे पास पिछले, चलो कहें 20-30 सालों में बहुत सारे डेटा हैं। ये पूरी तरह से इसे गलत साबित करता है। ये दिखाता है कि वास्तव में कोई संबंध नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये यूरो डॉलर बैंक जितनी चाहे डॉलर की तरलता बना सकते हैं। उन्हें अपने डॉलर बनाने के लिए अमेरिका से डॉलर की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ इसलिए कि वे डॉलर की तरलता बना सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे डॉलर की तरलता बनाएँगे। तो इसमें क्या है? डॉलर की तरलता का एक बहुत बड़ा घटक या चालक क्या है, जो डॉलर से बड़ा है, क्या सिर्फ अमेरिका छोड़ रहे हैं? ये जोखिम है, क्योंकि अगर जोखिम कम है, तो ये मायने नहीं रखता कि अमेरिका से कितने डॉलर जा रहे हैं या आ रहे हैं। डॉलर की तरलता की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि फिर से ये यूरो डॉलर बैंक इसे अपने दम पर बना सकते हैं। लेकिन अगर जोखिम उच्च है, तो ये मायने नहीं रखता कि कितने डॉलर जा रहे हैं। आपको एक तरलता की समस्या होने वाली है, क्योंकि चाहे व्यापार घाटे के माध्यम से कितने भी डॉलर जा रहे हों, ये नहीं है। वास्तव में यह वैश्विक मौद्रिक प्रणाली के मामले में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। मेरा मतलब है, ये तो बस गणित है। मेरा मतलब है, दिन के अंत में चलो कहें कि हमारा व्यापार घाटा 1 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष से घटकर 500 बिलियन डॉलर हो जाता है। ठीक है? हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 500 बिलियन डॉलर के अंतर की बात कर रहे हैं। ये 13 ट्रिलियन है। और वैसे आप जानते हैं उसमें से 75 80 ट्रिलियन डॉलर में नामित है। तो आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, ये समुद्र में पेशाब करने जैसा है, और ये सोचते हुए कि आप वास्तव में वहाँ एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। नहीं, वास्तव में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो चाहे आप समुद्र में पेशाब करें या ना करें, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही है जो हम देख रहे हैं, और यही वजह है कि आप व्यापार घाटे और डॉलर के अन्य मुद्राओं के मुकाबले के बीच वास्तव में कोई संबंध नहीं देखते। यह आकार है, और यह तथ्य है कि ये बैंक जितनी चाहें डॉलर की तरलता बना सकते हैं, चाहे अमेरिका से कितने डॉलर आ रहे हैं या जा रहे हैं। यह सब जोखिम के चारों ओर घूमता है। ठीक है, वापस इस पर आते हैं। आगे देखते हुए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन कदमों को आने वाले डेटा द्वारा किस हद तक मान्यता दी जाएगी। ठीक है, फिर वे बस इस बकवास पर वापस चले जाते हैं। आप जानते हैं, यह अमेरिका पर प्रभाव डाल रहा है। निगमों, यह बहुत ही समान है उस दृष्टिकोण से कि बंधक संकट ही वह कारण था जिसने वैश्विक वित्तीय संकट जीएफसी को जन्म दिया।
ये ऐसा है वास्तव में नहीं। आप जानते हैं, ये इसका एक छोटा-सा हिस्सा था। ये शायद वह तिनका था जिसने ऊँट की पीठ तोड़ दी। लेकिन फिर ये पेड़ों के लिए जंगल को देखना भूल रहा है।